हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक दैट इज पावर। और इस टॉपिक को करने से पहले मैं कंप्लीट चैप्टर को थोड़ा सा रिकॉल कर दूं कि इस चैप्टर के अंदर अब तक क्या कर चुके। अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो इस चैप्टर के अंदर अपन ने स्टार्टिंग करी थी चार्ज से। चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या थी, चार्ज की टाइप्स क्या थी। आफ्टर दैट अपन ने किया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इसको किससे मेज़र करते हैं, ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, और इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी क्यों है। ठीक है, आफ्टर दैट अपन ने किया किसके बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। आफ्टर दैट आया ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, बड़ा फेमस रिलेशन है V इज इक्वल टू आई आर, क्लियर है ये बातें। आफ्टर दैट किया ओम्स लॉ से आया रेजिस्टेंस सामने, तो रेजिस्टेंस के बारे में सीखा। रेजिस्टेंस क्या होता है, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपने बोला R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, क्लियर है बात। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ये चार फैक्टर थे जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, क्लियर है ये बात। आफ्टर दैट किया रेजिस्टिविटी, इन्हीं फैक्टर से एक चीज़ सामने आई दैट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी करने के बाद अपन ने क्या किया, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर बात करी, सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन, और उनसे रिलेटेड बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल सोल्व किए, है ना। आफ्टर दैट क्या आया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हुआ था। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, H इज इक्वल टू वी आई टी फॉर्मूला ड्राइव किया था अपन ने, H इज इक्वल टू वी आई टी, क्लियर है। और वहीं से ही अगर ओम्स लॉ का यूज़ करें आई आर, तो V की वैल्यू पुट करने पे अपने पास जूल्स लॉ सामने आ गया था, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। Heat is directly proportional to square of electric current, heat is directly proportional to resistance and heat is directly proportional to time। इन फैक्टर्स को बहुत अच्छे से अगर आपने कर लिया है तो आज का लेक्चर आपको बहुत समझ में आने वाला है। तो जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को। तो थैंक यू सो मच ऐसे सपोर्ट करने के लिए। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज पावर को स्टार्ट करने से पहले एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी के हीट से रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन है कि एक एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है कि वाई द इलेक्ट्रिक कोड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। कि जो कहता है हीटर की जो कोड होती है, कोड मतलब उसकी जो वायर लगी हुई है जो आप प्लग के अंदर लगाते हो, 3 पिन प्लग लगाते हैं ना, यहाँ पर ड्राइंग बहुत अच्छी है मेरी, ठीक है। अब कहता है ये कोड जो है, ये कोड जो वायर है ये तो ग्लो नहीं करती, वाइल जो हीटिंग एलिमेंट इसके अंदर जो ये वायर लगी होती है, आपने देखा होगा हीटर के अंदर, ये ग्लो करना शुरू कर देती है जब दोनों के अंदर सेम करंट फ्लो हो रहा है। जितना करंट कोड में से पास करे उतना ही करंट यहाँ से पास हो रहा है। तो ऐसा क्या हुआ कि ये कोड तो जलना नहीं लगी, कोड ग्लो नहीं हो रही, लेकिन ये ग्लो हो रहा है। इसके पीछे रीजन क्या रहता है, रेजिस्टेंस। क्योंकि कोड जो होती है ये किसकी बनी हुई है, कॉपर की बनी हुई है, और कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बड़ा इजीली फ्लो कर जाएगा उसमें से, उसको हीट प्रोड्यूस करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। समझ में आई ये बात। वाइल जो हीटिंग एलिमेंट है अपने पास ये अलॉय का बना होता है, निक्रोम अलॉय का, ठीक है। अब अलॉय का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जैसे ही करंट इसके अंदर आएगा ड्यू टू लार्ज रेजिस्टेंस, वहाँ पर क्या होगी, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, क्लियर है ये बात। अब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो ये क्या करेगा, ग्लो करेगा, क्लियर है ये पॉइंट कि ये ग्लो क्यों करेगा, क्योंकि ये अलॉय का बना हुआ है और उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और ये कॉपर की वायर है और उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। इस वजह से ये ग्लो नहीं करती, वाइल ये जो है वो ग्लो करना शुरू कर देता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ऐसा ही, एक और क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन आर मेड अप ऑफ अलॉय रेदर देन ए प्योर मेटल। कि जो इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है या इलेक्ट्रिक आयरन होता है उनको हमेशा अलॉय का बनाया जाता है, एक प्योर मेटल का क्यों नहीं बनाया जाता, ठीक है। अब एक समझने वाली यहाँ पर बात है, अगर इलेक्ट्रिक आयरन को मैं प्योर मेटल से बना दूंगा तो प्योर मेटल का क्या आप लिखोगे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, तो बड़ी जल्दी मेल्ट कर जाएगी वो। तो कपड़े जब भी आप प्रेस करने लगोगे तो वो तो जैसे करंट पास करोगे मेल्ट हो जाएगी। तो आप इलेक्ट्रिक आयरन का यूज़ कैसे करोगे, ठीक है। तो अपने को ऐसी एक डिवाइस चाहिए थी, एक ऐसा मटेरियल चाहिए था कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, हाई हो, और वो किसका होता है, अलॉय का होता है।
क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन जो है इसीलिए अलॉय के बनाए जाते हैं, क्योंकि अलॉय का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, वेयर एज जो प्योर मेटल्स होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। क्लियर होगी ये दोनों बातें, ठीक है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेन टॉपिक कहाँ से, पावर से। अब पावर क्या होता है, समझना। पावर होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, सिंपल सी बात मैं कहता हूँ, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर आप बोल सकते हो द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, या बोल सकते हो द रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस। तीनों ही बातें हैं। द रेट ऑफ वर्क डन मतलब P इज इक्वल टू W/T, ठीक है। द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम P इज इक्वल टू E/T, द रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस P इज इक्वल टू H/T। क्योंकि E, W और H मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था, तीनों एक दूसरे से इंटररिलेटेड टर्म होती हैं और तीनों की वैल्यू भी सेम होती है और तीनों के ऐसा यूनिट भी सेम है, जूल। क्लियर है। तो चाहे आप बोल दो वर्क डन बाय टाइम, चाहे आप बोल दो एनर्जी बाय टाइम, चाहे आप बोल दो हीट बाय टाइम, तीनों सही है, ठीक है। और अगर मैं बोल दूँ वर्क डन बाय टाइम, तो यहाँ से अगर मैं ऐसा यूनिट बनाऊँ इसका, ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होगा, वर्क का क्या होता है या एनर्जी या हीट का क्या होता है, जूल, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो क्या बन गया, जूल पर सेकंड। क्लियर है। और जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो होता है वॉट, जिसको आप कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हो। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब यहीं से इसके पावर के और फॉर्मूलाज भी आप ड्राइव करते हैं। फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू E/T या W/T। तो पावर का फॉर्मूला अगर मैं E की वैल्यू या W की वैल्यू या H की वैल्यू, तीनों में से किसी की वैल्यू क्या थी, V/T, बाई में भी क्या T, E की W की वैल्यू मैंने पुट कर दी, या मैं बोल दूँ E की वैल्यू मैंने पुट कर दी, या मैं बोल दूँ H की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। जो वैल्यू क्या थी, V/T थी। ये ड्राइव किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर अपन ने, ठीक है। तो T से T क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो P इज इक्वल टू क्या आ गया, VI। एक और फॉर्मूला ड्राइव हो गया। क्लियर है ये बात। अब फ्रॉम ओम्स लॉ अगर मैं बोलूं फ्रॉम ओम्स लॉ, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। अगर मैं V की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो P की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, I²R होगी। V की वैल्यू IR पुट कर दें तो I ऑलरेडी है, तो क्या बन जाएगा, I²R। तो P का एक और फॉर्मूला ड्राइव हो गया। क्लियर है। एक फॉर्मूला तो ये था P का, ये सेकंड फॉर्मूला ड्राइव हो गया, ये थर्ड फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब ओम्स लॉ से ही अगर मैं यहाँ पर I की वैल्यू पुट कर दूँ तो P का एक और फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। क्या बन जाएगा, अगर मैं यहाँ से I की वैल्यू निकालूँ, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। अब इस वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दूँ तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V²/R। तो ये अपने पास नेक्स्ट फॉर्मूला ड्राइव हो गया पावर का। क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। कल अपन ने हीट के फॉर्मूलाज ड्राइव किए थे, है ना। H इज इक्वल टू क्या था, VI/T। H इज इक्वल टू क्या था, I²RT। H इज इक्वल टू क्या था, V²T/R। अब आपको ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, पावर क्या होता है, हीट बाय टाइम। तो मतलब सभी को क्या करना है, टाइम से डिवाइड करना है, वो क्या बन जाएगी, पावर हो जाएगी। और सभी को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो ये फॉर्मूला किसके बन गए, सभी। देखो ये सारे के सारे फॉर्मूला किसके बन गए, पावर की तो बन गए। पावर इज इक्वल टू हीट बाय टाइम, पावर इज इक्वल टू VI, पावर इज इक्वल टू I²R, पावर इज इक्वल टू V²/R। यही तो अपन ने ड्राइव किए हैं। क्लियर है। एक फॉर्मूला याद रखो हीट के, और T से डिवाइड कर दो, सारे पावर के फॉर्मूलाज आ गए आपके सामने। अब डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि आपको कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू निकालनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला पुट करोगे पावर का। क्लियर है। यहाँ तक राइट कर लो बेटे, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। हाँ जी। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आप पहले भी करके आए थे जब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में किया था, तो I इज इक्वल टू Q/T। पोटेंशियल के बारे में किया तो V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये था W/Q, ठीक है। तो वहाँ पर अपन एक डेफिनेशन करी थी, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1
वोल्ट। ऐसे ही यहाँ पर एक और डेफिनेशन आ जाती है कि डिफाइन 1 वॉट। राइट कर ले, मैं इसको इरेज कर सकता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटे आप, ठीक है। डेफिनेशन क्या आ जाएगी, डिफाइन 1 वॉट। अब 1 वॉट क्या होगा, हाँ जी अपने को पता है कि पावर 1 वॉट का मतलब क्या हुआ, व्हेन 1 जूल वर्क डन बाय 1 सेकेंड। या मैं बोल दूं व्हेन 1 वॉट कब होगा, व्हेन 1 जूल एनर्जी कंज्यूम इन 1 सेकेंड, ठीक है। या मैं ये बोल दूं 1 वॉट कब होगा, व्हेन 1 जूल हीट प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। क्लियर है ये बात। तो तीनों से आप डेफिनेशन लिख सकते हो 1 वॉट की, कि 1 वॉट का मतलब क्या हुआ, 1 जूल एनर्जी कंज्यूम इन 1 सेकेंड। आप मार्केट के अंदर आप देखते हो बल्ब आता है 100 वॉट का बल्ब है। अब 100 वॉट का मतलब क्या हुआ, 100 वॉट का मतलब है 100 जूल एनर्जी कंज्यूम इन 1 सेकेंड। 100 जूल एनर्जी कंज्यूम इन 1 सेकेंड, इसका मतलब है 100 वॉट। 25 वॉट की ट्यूब लगी हुई है, 25 वॉट का मतलब क्या है, 25 वॉट का मतलब होता है 20 जूल एनर्जी कंज्यूम इन 1 सेकेंड। क्लियर है, डाउट कोई इसमें, ठीक है। अब मार्केट के अंदर बोलते हैं 0 वॉट का बल्ब, तो क्यों बेवकूफ़ बना रहे भाई मेरे, 0 वॉट का कोई बल्ब नहीं होता है। 0 वॉट का मतलब क्या हुआ, 0 जूल एनर्जी कंज्यूम इन 1 सेकेंड। अब अगर वो एनर्जी ही कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो फिर वो लाइट एनर्जी कैसे दे रहे हैं, हीट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, बल्ब गर्म हो जाता है। आई बात समझ में ना। तो 0 वोल्ट का बल्ब नहीं होता है, उसकी कुछ ना कुछ पावर जरूर होगी, ठीक है। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो राइट कर लीजिए, फिर आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अच्छा, अब ये जो पावर, आप यहाँ से भी डेफिनेशन दे सकते हो पावर की 1 वोल्ट की। P इज इक्वल टू क्या था अपने पास, VI। तो आप यहाँ से भी डेफिनेशन दे सकते हो 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर 1 वोल्ट होगा और उसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा हो, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हो, तब पावर कितनी होगी, 1 वोल्ट होगी। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, ये तो पावर अगर बहुत कम क्वांटिटी के अंदर है तब आप इसका यूनिट वॉट यूज़ करते हो, ठीक है। ऐसे ही इसका और बड़ा यूनिट है जिसको आप बोलते हैं किलो वॉट, और उससे भी बड़ा यूनिट है मेगावाट। किलो वॉट और मेगावाट, 1 किलो वॉट इज इक्वल टू होता है 1000 वॉट के, 1000 वॉट के, और 1 मेगावाट इक्वल टू होता है 1000 किलो वॉट के, या मैं कह दूं कि 10⁻6 वॉट के। क्लियर है, ठीक है। एक और कमर्शियल यूनिट होता है जिसको बोला जाता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर सुना होगा आपने कि ये गाड़ी का इंजन इतने हॉर्स पावर का इंजन है, जिसको HP से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 हॉर्स पावर जो होता है 746 वॉट के इक्वल होता है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट के इक्वल होगा। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आगे कर लिया, राइट आपने, कर दो इरेज, ठीक है। एक और कमर्शियल यूनिट के ऊपर अब बात करने वाले हैं, क्या, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब कमर्शियल मतलब घर के अंदर जो एनर्जी आप कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक मीटर लगा होता है, इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर एक वर्ड लिखा होता है जिसको बोला जाता है किलो वॉट आर, किलो वॉट आर, ठीक है। क्या, किलो वॉट आर, ठीक है। तो घर के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कंज्यूम करते हैं वो किलोवाट आवर के अंदर मेजर की जाती है, ठीक है। और 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 1 यूनिट के। आप बोलते हो ना कि इस बार बिल आया है जो 20 यूनिट का बिल आया है, 25 यूनिट का बिल आया है, तो ये यूनिट क्या होता है, ये यूनिट ये होता है 1 किलोवाट आवर। क्लियर है ये बात, ठीक है। कभी भी आपको पावर, आगे अपन न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर करने वाले हैं, तो कभी भी आपको एनर्जी निकालनी हो तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला P इज इक्वल टू E/T। तो यहाँ से E इज इक्वल टू क्या आ गया, P इंटू T, ठीक है। और पावर, एनर्जी निकालने का यूनिट क्या है,
किलोवाट आवर। आपको पावर वॉट के अंदर गिवन है, अगर मान लो इस वे के अंदर 100 वोट गिवन है तो आपने हमेशा उसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोवाट के अंदर। तो किलोवाट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपने हमेशा क्या करना है, उसको 1000 से डिवाइड करना है। क्लियर है ये बात। टाइम हमेशा अपने को चाहिए आवर्स के अंदर। कहता है कि डिवाइस है उसको एक दिन में 10 मिनट ही चलाया जाता है, तो 10 मिनट चलाया जाता है तो बताओ वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो 10 मिनट का मतलब टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट दिया हुआ है। अपने को टाइम किस में चाहिए, आवर्स के अंदर चाहिए। तो आप क्या करोगे, टाइम को 60 से डिवाइड कर दोगे। हमेशा यूनिट के अकॉर्डिंग आपने काम करना है। जब भी आपको एनर्जी निकालनी है तो यूनिट के अकॉर्डिंग वर्क करना है। पावर को किलोवाट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और टाइम को आवर्स के अंदर कन्वर्ट करना है, तब जाके किलोवाट आवर के अंदर अपनी एनर्जी आएगी। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अच्छा, अब एक छोटा सा और रिलेशन पूछ लेता है कि रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, किलोवाट आवर और जूल के बीच में क्या रिलेशन है। इसमें रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल के इक्वल होता है। तो 1 किलोवाट आवर, अच्छा 1 किलोवाट के वाट बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 वाट के इक्वल होता है। और 1 आवर सेकंड बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड। क्लियर है। तो 1 किलोवाट आवर कितने के इक्वल हो गया, 36 × 10⁵ जूल के। क्लियर है। और बुक के अंदर आपको ये लिखा मिलेगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल के। क्योंकि बेटे इधर से एक पावर कम कर दें और इधर पॉइंट लगा दें तो फर्क वही बन जानी है बात। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक, एक बड़ा छोटा सा एक टॉपिक और रह जाता है और फिर ये चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन जो है कंप्लीट हो जाता है। और इस वीडियो के बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके ऊपर कंप्लीट एनसीईआरटी के क्वेश्चन जितने भी हैं सारे सोल्व करने वालों में, ठीक है। तो अब लास्ट टॉपिक है, एक और वर्ड आता है जिसका नाम होता है पावर रेटिंग। क्या होता है पावर रेटिंग, ठीक है। आपने देखा होगा कि मार्केट से जब भी आप कोई डिवाइस लेते हैं, बल्ब लेते हैं या कोई ट्यूब लेते हैं या कोई और इलेक्ट्रिकल एप्लायंस लेते हैं, तो उसके ऊपर उसकी पावर के साथ ऐसे लिखा होता है कि 100 वोल्ट का ये बल्ब है और ये 220 वोल्ट। इसकी पावर रेटिंग क्या है, 100 वोल्ट और 220 वोल्ट। या फिर ऐसे लिखा होगा 50 वोल्ट 220 वोल्ट। अब इसका मतलब क्या होता है भाई, पावर रेटिंग का मतलब क्या है, ठीक है। पावर रेटिंग का मतलब होता है कि जब आप उस बल्ब को 220 वोल्ट पे सप्लाई पे, क्योंकि अपने घर के अंदर कितनी आती है, 220 वोल्ट की सप्लाई आती है इंडिया के अंदर। कॉमर्शियल जो एनर्जी अपने पास घर के अंदर जो पोटेंशियल आता है वो 220 वोल्ट का आता है, ठीक है। तो जब आप 220 वोल्ट पे उसको वर्क करवाओगे तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा वो, ठीक है। जब आप 220 वोल्ट पे उसको वर्क करवाओगे तो उसकी पावर 100 वोल्ट बन जाएगी। क्लियर है। ऐसे ही अगर आप इसको 220 वोल्ट पे काम करवाओगे, यूज करोगे, तब जाके उसकी जो पावर होगी वो 50 वोल्ट की होगी। अदरवाइज उसकी 50 वोल्ट की पावर नहीं है। पावर कम ज़्यादा हो जाती है। बल्ब आपको दे दिया, आपने देखा होगा कि कई बार कि डिम आ रही है लाइट, आप बोलते हो लाइट डिम आ रही है, तो वही 100 वोल्ट का बल्ब बिल्कुल मध्यम सा हो जाता है, जल रहा है। अब उसकी पावर कहाँ गई, पावर तो 100 वोल्ट का था, लेकिन लाइट अपने को बहुत कम दे रहा है, हीट कम प्रोड्यूस कर रहा है। समझ में आई ये बात। पावर कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है सारा कुछ किसके ऊपर, इस वी के ऊपर, ठीक है। तो पावर रेटिंग का मतलब क्या हुआ, हाँ जी। तो इसमें अगर मैं इसको समझाना चाहूँ, इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ, तो पावर रेटिंग का मतलब हुआ व्हेन सप्लाई इज 220 वोल्ट then the device हाँ जी consume 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड। वॉट है ना, तो 100 जूल एनर्जी कंज्यूम इन 1 सेकेंड। 50 वोट 220, इसका मतलब जब सप्लाई आपने कितनी दी 220,
तो वो क्या करेगा 50 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 सेकेंड के अंदर। क्लियर है ये बात? ठीक है। अच्छा, अब एक न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर कर लेते हैं अपन। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या रहता है, कहता है कि एक इलेक्ट्रिकल, जैसे घर के अंदर अपने बहुत सारे क्या होते हैं डिवाइसेस लगी होती हैं। ठीक है, एक बल्ब लगा हुआ है, एक फ़ैन लगा हुआ है। कहता है जो बल्ब है उसकी पावर कितनी है, पावर है उसकी 100 वॉट का बल्ब लगा हुआ है एक, और सेकंड बोलता है कि एक और बल्ब लगा हुआ है 25 वॉट का, एक फ़ैन लगा हुआ है जिसकी पावर कितनी है 250 वॉट है। ठीक है, इन सभी को एक दिन के अंदर सभी को 2 आवर्स चलाया जाता है, सभी को ही टाइम कितना दे दिया 2 आवर्स वर्क करवाया जाता है। तो बताओ इन्होंने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, कितनी एनर्जी कंज्यूम की। तो मैंने आपको बताया था कि एनर्जी जब भी निकालनी है तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। तो पावर, टोटल पावर कितनी होगी, टोटल पावर कितनी हो जाएगी 100 प्लस 25 प्लस 250। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये अपने पास 350 और 375। चलो मैं इसको भी 50 ले लेता हूँ, थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी अपने पास। इसको 50 ले लेते हैं अपने ही हाथ में ठीक है, अपने ही हाथ में। तो ये कितना हो गया 400, पावर कितनी होगी 400 वॉट। और मैंने आपको बताया था कि एनर्जी निकालनी है तो पावर को किस में कन्वर्ट करना है, अपने किलोवाट के अंदर। तो किलोवाट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये अपने पास क्या आ गया 4/10 किलोवाट। अब टाइम कितना दिया है, ऑलरेडी अपने को आवर्स के अंदर दिया है, तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पावर कितनी थी 4/10, टाइम कितना है 2, तो ये कितना आ गया 8/10, मतलब 0.8 किलोवाट आवर एनर्जी जो उसने कंज्यूम की है। क्लियर है ये बात? ठीक है। अच्छा, अब मैं इधर पावर रेटिंग के ऊपर अगर मैं वापस आऊँ तो पावर रेटिंग के अंदर जो ये चीज़ें हैं अपने पास, जो फॉर्मूला 100 220 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब और क्या होता है। देखिए P इज इक्वल टू, अपने पास फॉर्मूले थे P इज इक्वल टू VI। ठीक है, P इज इक्वल टू V²/R। ठीक है, और एक P इज इक्वल टू कौन सा था I²R, यही था। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि P इज इक्वल टू, अगर मैं इस फॉर्मूला का यूज करूं कि P इज इक्वल टू V²/R, V²/R, तो R की वैल्यू कितनी हुई यहाँ से V²/P, मतलब 220 इंटू 220/100, यही बन गया इसका मतलब। तो 10 से 10 कैंसिल आउट, तो ये आ गया आई थिंक 484। ठीक है, तो R इज इक्वल टू आ गया 484 ओम। किसके बारे में बताया इसने, पावर रेटिंग से अपने को पता चल गया कि ये जो डिवाइस आप यूज कर रहे हो उसका रेजिस्टेंस कितना है। समझ में आई? पावर रेटिंग से अपने को किसके बारे में और पता चला, उस डिवाइस के रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताइए, अगर मैं इस फॉर्मूला का यूज कर लूं P इज इक्वल टू VI, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P/V। I इज इक्वल टू क्या होगा P/V। तो P की वैल्यू कितनी है 100, V की वैल्यू कितनी है 220, तो 10/22 एम्पियर करंट उसमें से फ्लो होगा। पावर रेटिंग क्या बताती है कि इस डिवाइस में से मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हो सकता है 10/22 एम्पियर। तो मतलब पावर रेटिंग दो चीज़ों के बारे में अपने को बता रही है, क्या कि एक तो उस डिवाइस का रेजिस्टेंस कितना है और दूसरा कि उस डिवाइस में से मैक्सिमम कितना करंट फ्लो कर सकता है। और अगर आपने इससे ज़्यादा करंट फ्लो करवा दिया तो टाइम टाइम फिश, ठीक है, गई, पटाखा बज गया। ठीक है, तो ये दो बातें बताएगा क्या अपने को, एक तो पावर रेटिंग टेल्स अस अबाउट हाँ जी रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस, रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस। ठीक है, दूसरा क्या बताएगा, इट टेल्स अस अबाउट द मैक्सिमम करंट flows through the device।
क्लियर है ये बात कि हाँ इससे कम करंट फ्लो करवा सकते हो आप, लेकिन इससे ज़्यादा करंट नहीं फ्लो करवा सकते। ठीक है, तो आई होप आपको पावर रेटिंग के बारे में और यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो थैंक यू सो मच ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, आगे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।